फिर हम ओके गाइस, आई होप कोई अदील, आप जरा काइंडली मुझे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही है? यस सर, आ रही है सर क्लियरली। लेक्चर नजर आ रहा है मेरा? यस सर, डिटर्मिनेशन ऑफ कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो ओके सीबीआर ओके, गुड क्लियरली गुड विजिबल है सर। गुड गुड गुड, ठीक है ठीक है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट द डिटर्मिनेशन ऑफ कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट, ठीक है। इसका जो एसटीएम या एशतो, सॉरी, इसका जो एशतो प्रोसीजर है वो है T193, ठीक है। तो उसकी डिटेल इंशाल्लाह मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा। जो एशतो की बुक में जिस तरह उसमें तो काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, वो मैं भी आपके स्कोप से थोड़ी सी चीज़ें उसमें बाहर भी हों, लेकिन जो मैंने मैनुअल जो जो हमारा मैनुअल है उसमें थोड़ी सी कमी बेशियां हैं, तो शायद मैं वो आपके साथ शेयर कर लूँ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि ये टेस्ट जितनी भी हाईवे इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट्स होती हैं, जितने भी रोड कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें ये टेस्ट जो है बिल्कुल जस्ट लाइक अ बैकबोन की तरह होता है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट। तो इसकी मैं एशतो की जो डॉक्यूमेंट है इसका भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ जो है वो फाइल भी शेयर करूंगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं, इसलिए आपने थोड़ा सा ध्यान से और जो है वो माइंड को ओपन करके इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। जहां जहां पे किसी को प्रॉब्लम हुई या जो भी इश्यूज हैं, इंशाल्लाह वी विल ट्राई टू कवर इट अप एंड आई विल आंसर देम। मैं 2 वीडियोस आपके साथ शेयर करूंगा। एक बहुत जबरदस्त काम किसी ने किया यूट्यूब पे, एंड ही हैज अपलोडेड अ वीडियो ऑफ अराउंड 56 मिनट्स, जो कि A to Z तक तमाम प्रोसीजर उसमें उन्होंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। किसी स्टूडेंट्स ने या किसी लैब में उन्होंने परफॉर्म किया है, तो ये वो एक वीडियो में 56 मिनट्स की वीडियो है, वो अभी काइंडली आप फेसबुक यूट्यूब पे होगी, है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा। वो अगर आप देखेंगे तो आपको A to Z सब कुछ समझ आ जाएगा कि भाई एशतो के प्रोसीजर के मुताबिक कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो का टेस्ट जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। जितने भी हमने टेस्ट डिस्कस किए इससे पहले या कुछ टेस्ट जो रहते हैं वो डिस्कस करेंगे, 5 टेस्ट इसके बाद, उन सब में ये टेस्ट जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी के हवाले से थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो इतना इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसको आसान से आसान बनाएं ताकि आपको बेहतर समझ आ जाए, ठीक है। थोड़ा सा इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं कि ये कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट जो है ये वाई क्यों परफॉर्म करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, उसका मकसद क्या है, ठीक है, उसका बैकग्राउंड क्या है। थोड़ी सी सबसे पहले तो डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट में हम क्या करते हैं, इट इज बेसिकली अ स्ट्रेंथ टेस्ट। अगर आपसे कोई पूछे कि ये सीबीआर टेस्ट क्या होता है, तो आप उनको बता सकते हैं कि ये एक स्ट्रेंथ टेस्ट है। स्ट्रेंथ टेस्ट का मतलब ये है कि हम इसकी मदद से स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ हम डिटरमाइन करते हैं एज अ बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीबीआर, सो आपका जवाब ये होगा कि इट इज बेसिकली अ स्ट्रेंथ टेस्ट with the help of we determine the strength of a particular soil through bearing capacity, ठीक है, of different materials। अब क्या किया जाता है कि जो बेयरिंग कैपेसिटी होती है, हम इस टेस्ट, ये बेसिकली एक कंपैरेटिव, एक कंपैरिजन के वाला टेस्ट है, ठीक है। इसमें हम स्ट्रेंथ मालूम करते हैं इन कंपैरिजन टू अनदर मटेरियल, ठीक है। यानी सॉइल है, अब उस सॉइल की स्ट्रेंथ क्या है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड एग्रीगेट लेते हैं जो कि एक वेल क्रश्ड एग्रीगेट होता है। उस वेल क्रश्ड एग्रीगेट के कंपैरिजन में, उसके मुकाबले में इस सॉइल सैंपल या कोई भी सैंपल जो हम टेस्ट करना चाह रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। सो बेसिकली हम बेयरिंग कैपेसिटी या स्ट्रेंथ मालूम करते हैं इन कंपैरिजन टू अनदर मटेरियल विच इज crushed stone, which is usually a well graded crushed stone, ठीक है। और उस well graded crushed stone की का जो सीबीआर है, वी टेक इट एज 100%, ठीक है।
तो उस 100 अगर दोनों की स्ट्रेंथ सिमिलर है तो क्या मतलब हुआ कि आपका जो वेल ग्रेडेड एग्रीगेट है उसकी स्ट्रेंथ और जो मटेरियल आप टेस्ट कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ अगर बराबर है तो सीबीआर की वैल्यू आपके पास आएगी 100%। अगर सीबीआर की वैल्यू आपके पास आती है 20%, तो 20% का क्या मतलब हुआ? 20% का मतलब ये है कि जो सैंपल आप टेस्ट कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ वेल ग्रेडेड एग्रीगेट के मुकाबले में के 20% स्ट्रेंथ के बराबर है। यानी इसकी जो स्ट्रेंथ है इट इज अबाउट 20% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द वेल ग्रेडेड एग्रीगेट, जो स्टैंडर्ड एग्रीगेट होगा। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड एग्रीगेट कहां से आएगा ये आपने ढूंढना नहीं है, ना आपने जो है वो कहीं से लाके लैब में लेके आनी है कि अभी स्टैंडर्ड एग्रीगेट हम लेके आए ताकि उसके साथ कंपैरिजन करें। ये एशटोन ने राउंड हंड्रेड्स एंड ऑफ टेस्ट्स परफॉर्म किए हैं और उसके बाद उन्होंने एक स्टैंडर्ड एग्रीगेट चूज किया है और स्टैंडर्ड एग्रीगेट चूज करने के बाद उन्होंने उसकी स्ट्रेंथ डिटरमाइन की है कि भाई इस स्टैंडर्ड एग्रीगेट की स्ट्रेंथ क्या है, तो फिर वो स्ट्रेंथ हमें नॉन होती है, उसके साथ फिर हम अपनी सॉइल की स्ट्रेंथ को कंपेयर कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर हम इसकी लैब डिफिनीशन की तरफ जाएं तो लैब डिफिनीशन इसकी क्या है? स्ट्रेंथ तो हम डिटरमाइन कर रहे हैं लेकिन ये बेसिकली हम एक रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? इट्स प्रेशर और इट्स स्ट्रेस, और इन अदर टर्म्स वी कैन से कि इट इज द रेजिस्टेंस टू अ पेनिट्रेशन। यानी इसमें हम क्या करते हैं, एक सर्कुलर प्लंजर होता है, ठीक है, जिसका डाया 50 mm तक होता है। वो सर्कुलर प्लंजर उसको पेनेट्रेट किया जाता है इनटू द सॉइल सैंपल और फिर सॉइल सैंपल उसको कितना रेजिस्टेंस देता है उस अगेंस्ट दैट पेनेट्रेशन, तो वो रेजिस्टेंस हम मेजर करते हैं एंड दैट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, द अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस वुड बी कॉल्ड एज कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो। क्लियर? अब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी तो इसका मतलब ये है कि द सॉइल सैंपल इज स्ट्रॉन्गर, और अगर रेजिस्टेंस कम है तो इसका मतलब ये है कि द सॉइल सैंपल इज वीकर। ठीक है, तो अब ये जो पेनिट्रेशन होगी, द रेट ऑफ द पेनिट्रेशन वुड बी केप्ट एज 1.25 मिलीमीटर पर मिनट। ठीक है, यानी इस प्लंजर को एक खास रेट से पेनिट्रेट किया जाएगा and that rate would be taken as 1.25 millimeter per minute। ठीक है, ये जो टेस्ट है ये सबसे पहले इसको why we call it CBR और कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो टेस्ट, बिकॉज ये जो टेस्ट था ये सबसे पहले कैलिफोर्निया डिवीजन ऑफ हाईवेज ने इंट्रोड्यूस किया था एंड दैट्स व्हाई फिर उसी स्टेट के नाम से जो है इस टेस्ट को मंसूब कर दिया गया है। ये आपको ट्रांसपोर्टेशन 2 में मैंने क्लास के जो हमारा थ्योरी लेक्चर था उसमें भी मैंने एक्सप्लेन किया था कि हम जो सीबीआर फाइंड करते हैं वो चूंकि ये रेशियो है, तो रेशियो में क्या किया जाता है, जो सैंपल आप टेस्ट करते हैं तो उस सैंपल की स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड एग्रीगेट। ठीक है, तो वो स्ट्रेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड एग्रीगेट ऑलरेडी आपके पास नोन होती है, यानी पहले से आपको पता होती है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रेंथ हम डिटरमाइन करते हैं तो वो दो पेनिट्रेशन वैल्यूज पे चेक करते हैं, एक आप 2.5 mm पेनिट्रेशन वैल्यू पे चेक करते हैं और दूसरा आप 5 mm पेनिट्रेशन वैल्यू पे चेक करते हैं। ठीक है, तो 2.5 mm पे जो आपकी सॉइल की पेनिट्रेशन की स्ट्रेंथ होगी उसको डिवाइड करेंगे विद 1350 किलोग्राम एंड दिस विल गिव यू, ये मैं आपको वैल्यूज बताऊंगा, किलोग्राम में ये वैल्यू लिखी हुई है, ये मैं आपको अदर यूनिट्स में भी आगे बताऊंगा। ठीक है, आप डिफरेंट यूनिट्स आप ले सकते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके पास न्यूमरेटर किन यूनिट्स में है, जिन यूनिट्स में आपके पास न्यूमरेटर होगा डिवाइड भी उसी यूनिट से आप करोगे। ठीक है, सिमिलरली आप 5 mm पेनिट्रेशन वैल्यू पे भी ये वैल्यू ये स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं और फिर जो है आप उसको डिवाइड करते हैं विद द पेनिट्रेशन वैल्यू ऑफ द स्टैंडर्ड एग्रीगेट जो कि आपके पास है 2055 किलोग्राम। ठीक है, अब
यूजुअली मोस्ट ऑफ द केसेस में ये तो हम सब ग्रेड के लिए डिटरमाइन करते हैं ये स्ट्रेंथ टेस्ट, लेकिन आप सब बेस और बेस के लिए भी ये स्ट्रेंथ टेस्ट जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं, सीबीआर डिटरमाइन कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है ये सब ग्रेड के लिए डिटरमाइन होता है। ठीक है, अगर आपके पास सीबीआर की वैल्यू 10 से ग्रेटर आ रही है सब ग्रेड की केस में, तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आपका सब ग्रेड जो है गुड इनफ है टू बी यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। अगर आपके पास सीबीआर की वैल्यू 5 से 9% के दरमियान आ रही है, इसका मतलब है कि फेयर इनफ है, बट इफ इट इज लेस देन 5, सो फिर द सीबीआर इज वेरी लो एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द सब ग्रेड इज वेरी पुअर, और फिर आपने क्या करना है, यू हैव टू go for some modification techniques to improve the soil condition, या फिर आपने किसी दूसरे इलाके से soil को ट्रांसपोर्ट करना होगा एंड दैट वुड बी यूज्ड एज अ सबग्रेड मटेरियल, या फिर किसी दूसरी टेक्निक की तरफ जाना होगा, उसकी तरफ हम नहीं जा रहे। बट ये इतना है कि अगर आपकी सॉइल की स्ट्रेंथ जो है वो 10% या 10% से ग्रेटर आ रही है, इसका मतलब ये है कि आपका उस इलाके का सीबीआर जो है, उस सॉइल का सीबीआर गुड इनफ है एंड दैट कुड बी यूज्ड फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। अच्छा, ये तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये एक स्ट्रेंथ टेस्ट है जो कि एक पोटेंशियल स्ट्रेंथ आपको बताता है सब ग्रेड की। सिमिलरली आप सब बेस और बेस कोर्स मटेरियल के लिए भी ये टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और सीबीआर क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम फ्लेक्सिबल पेमेंट हम डिजाइन करते हैं, जो ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन 2 में मैंने आपको कराया भी है, कि जब भी हम फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन करते हैं तो उसमें सीबीआर का प्रॉपर इनपुट है। तो विदाउट द नोइंग द वैल्यू ऑफ द सीबीआर वी कैन नॉट डिजाइन द फ्लेक्सिबल पेमेंट। ठीक है, तो सीबीआर का होना बहुत जरूरी है। दैट इज वाई ये एक प्राइमरी और इंपॉर्टेंट टेस्ट है कि हम जब भी रोड कंस्ट्रक्शन करते हैं और फिर रोड को डिजाइन कर रहे होते हैं, स्पेशली फ्लेक्सिबल पेमेंट को, तो सीबीआर को डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात, ये जो टेस्ट है मोस्टली उस सॉइल के लिए परफॉर्म किया जाता है जिसका सॉइल साइज 19 mm से ग्रेटर हो, सॉरी स्मॉलर हो। द सॉइल सैंपल हैविंग अ साइज मैक्सिमम पार्टिकल साइज ऑफ 19 mm और बिलो। ठीक है, अगर ये सॉइल सैंपल है तो ये टेस्ट उस सॉइल सैंपल के लिए परफॉर्म किया जाता है। 19 mm हमारे पास एक सीव होती है, तो जब भी आप सॉइल सैंपल लेते हैं सीबीआर टेस्ट के लिए, तो तमाम का तमाम सॉइल सैंपल आप कौन से सीव से पास करते हैं, जो 19 mm सीव हो। तो जो मटेरियल आपसे 19 mm सीव से पास हो जाता है, तो उस पास सैंपल के ऊपर फिर आप ये सीबीआर टेस्ट परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उसको 19 mm सीव भी कहते हैं, या 3/4 इंच सीव भी उसको कहा जाता है। ठीक है, अच्छा इस टेस्ट में जो जो अपरेटिस इस्तेमाल होते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो एक मशीन होता है जिसको हम वी कॉल इट अ लोडिंग मशीन, जो कि कंप्रेसिव इन नेचर होता है, एक कंप्रेसिव मशीन होता है, और उसका रेट ऑफ लोडिंग जो है वो क्या होता है, 1.25 mm पर मिनट, जो इस टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो एक ऐसा मशीन जो कि कंप्रेसिव इन नेचर हो, यानी वो कंप्रेसिव लोड अप्लाई कर रहा हो, लेकिन उसका जो रेट ऑफ लोड एप्लीकेशन है वो कितना हो, वो 1.25 mm पर मिनट के हिसाब से वो ऑपरेट कर रहा हो, तो तब वो मशीन फिर इस्तेमाल होता है फॉर सीबीआर। अच्छा, इस सीबीआर में मोल्ड्स इस्तेमाल होती हैं, स्टैंडर्ड मोल्ड्स है इसमें। कौन से मोल्ड, यूजुअली हम 3 मोल्ड्स इस्तेमाल करते हैं, 3 से लेकर 5 मोल्ड्स तक इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें। यूजुअली जो इसका डाया होता है वो 150 मिलीमीटर तक एक मोल्ड का डाया होता है, और इसकी जो हाइट होती है वो 175 मिलीमीटर तक होती है। उसके साथ एक डिटैचेबल कॉलर होता है जो उसके साथ अटैच किया जाता है, और उस कॉलर की जो हाइट है वो 50 mm लेंथ तक होती है। ठीक है, इसके साथ जो तीसरा टूल या अपरेटस इसके अंदर इस्तेमाल होता है वो स्पेसर डिस्क्स होती हैं। स्पेसर डिस्क एक मेटल की बनी हुई एक डिस्क होती है, एक मोटी सी। ठीक है, और एक जिसका डाया 150 mm होता है, यानी इसके मोल्ड के डाया के बराबर होता है, जबकि इसकी हाइट जो है वो 61 mm होती है। स्पेसर डिस्क जैसे नाम से जाहिर है स्पेस, तो ये एक स्पेस देता है, एक वैक्यूम देता है
मोल्ड के अंदर, ठीक है। तो जब भी हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इसमें क्या करते हैं, मोल्ड के अंदर स्पेसर डिस्क डाल दिया जाता है और उस स्पेसर डिस्क के ऊपर फिर जाके सॉइल सैंपल उसके अंदर मोल्ड के अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है। तो ये स्पेसर डिस्क एक एक्स्ट्रा स्पेस प्रोवाइड करता है विद इन द मोल्ड। ये मैं आगे बताऊंगा कि इसका मेन एम क्या है, क्यों ये स्पेस हम प्रोवाइड करते हैं, इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। एक तो ये अभी से खैर मैं बता देता हूं स्पेसर डिस्क क्या करता है। एक तो ये एक एक्स्ट्रा स्पेस जब ये इसके अंदर दे देता है तो ये टेस्ट इन कॉम्बिनेशन होता है विद द मॉइस्चर डेंसिटी टेस्ट। मॉइस्चर डेंसिटी टेस्ट कौन सा होता है, यानी जिसमें कंपैक्शन टेस्ट होते हैं आपके पास, ये स्टैंडर्ड कंपैक्शन टेस्ट और मॉडिफाइड कंपैक्शन टेस्ट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर और मॉडिफाइड प्रॉक्टर, ठीक है। तो उसमें जो मोल्ड के साइजेस इस्तेमाल होती हैं उसके साथ मतलब उसकी साइज के सैंपल को उसके साइज के बराबर करने के लिए ये एक स्पेसर डिस्क इसके अंदर दिया जाता है। दूसरा स्पेसर डिस्क का काम ये है कि जब हम सॉइल नीचे जो है ये हम क्या करते हैं, बेस प्लेट तो इसके अंदर मौजूद होती है, लेकिन बेस प्लेट के साथ हम ये स्पेसर डिस्क भी दे देते हैं, तो ये एक सपोर्ट देता है टू द सॉइल इन द मोल्ड। तीसरा ये क्या काम करता है कि जितना स्पेस हमारे पास ये स्पेसर डिस्क छोड़ देता है मोल्ड के अंदर, उसके अंदर हम ये सरचार्ज वेट्स ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये सरचार्ज वेट्स अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये हम ऐड करते हैं सरचार्ज वेट्स, ताकि और सरचार्ज वेट तभी हम ऐड कर सकते हैं जब आपके पास मोल्ड के अंदर जगह तो हो। तो जब जगह होगी तो ये स्पेसर डिस्क बेसिकली उन सरचार्ज डिस्क के लिए उन सरचार्ज वेट्स के लिए जगह बनाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें रेमर इस्तेमाल होता है। रेमर 5 पाउंड का भी रेमर हमारे पास होता है, 10 पाउंड का भी हमारे पास, यानी वो 2.5 किलोग्राम का और 5 किलोग्राम का, ठीक है। आपने जो टेक्निकल इंजीनियरिंग में टेस्ट परफॉर्म किए होंगे, जो हमारे पास एक मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट है और स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट है। स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट में 5 पाउंड का रेमर इस्तेमाल होता है और मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट में 10 पाउंड का रेमर इस्तेमाल होता है। अगर इसके साथ मैंने आपको बताया ये सीबीआर के साथ हम कंपैक्शन टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। तो अगर आप जो कंपैक्शन टेस्ट इसके साथ कर रहे हैं और वो कंपैक्शन टेस्ट स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का कर रहे हैं, तो तब आपने जो सीबीआर टेस्ट में जो रेमर इस्तेमाल करना होगा, वो भी वही रेमर, उसी वेट का साइज और वेट का रेमर इस्तेमाल करना होगा जो आपने कॉम्पैक्शन टेस्ट में किया है। अगर आपने इसके साथ स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के थ्रू कंपैक्शन डिटरमाइन किए, तो फिर इसमें भी जो मोल्ड आप इस्तेमाल करेंगे वो 5 पाउंड का मोल्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने इसके साथ मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के थ्रू कंपैक्शन डिटरमाइन किए, तो फिर आप इसके साथ भी वही रेमर इस्तेमाल करेंगे जो कि 10 पाउंड का रेमर है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हम एक्सपेंशन मेजरिंग अपरेटसेस हमारे पास होती हैं। हम क्या करते हैं, इस टेस्ट के साथ हम इससे दो चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं। एक तो हम सीबीआर डिटरमाइन कर सकते हैं जो कि हमें स्ट्रेंथ बताता है, साथ साथ हम इस सॉइल की स्वेलिंग भी डिटरमाइन कर सकते हैं कि इस सॉइल में कितनी स्वेलिंग होगी अगर इसके अंदर पानी जो है वो सैचुरेटेड कंडीशन में ये चला जाए, तो हाउ मच स्वेलिंग विल अकर into the soil sample। तो हम दो चीजें इस एक ही टेस्ट प्रोसीजर के थ्रू दो चीजें डिटरमाइन कर सकते हैं। एक स्वेलिंग भी डिटरमाइन कर सकते हैं और साथ साथ में हम सीबीआर भी डिटरमाइन कर सकते हैं। स्वेलिंग के लिए फिर एडिशनल दो ऑपरेटर्स हैं। एक खास किस्म का ट्राइपॉड है जिसके अंदर एक डायल गेज लगा होता है और एक स्वेल प्लेट लगी होती है। ये मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि ये कैसे करते हैं, लेकिन यहां सिर्फ इतना आपने जहन में रखना है कि इस टेस्ट के थ्रू हम एक तो सीबीआर यानी स्ट्रेंथ भी डिटरमाइन कर सकते हैं, साथ साथ में हम स्वेलिंग भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और स्वेलिंग के लिए दो एडिशनल अपरेटसेस हैं जो इसके साथ इस्तेमाल होती हैं। एक स्वेल प्लेट है और एक ट्राइपॉड स्टैंड है, एक ट्राइपॉड सपोर्ट है जो कि एक डायल इंडिकेटर उसके साथ यानी डायल गेज उसके अंदर लगा होता है। अच्छा, और क्या चीजें इस टेस्ट में रिक्वायर्ड है? एक इसमें आपके पास सरचार्ज वेट्स रिक्वायर्ड है। सरचार्ज वेट्स मीन एडिशनल वेट्स होती हैं।
दो किस्म की सरचार्ज वेट्स हमारे पास होती हैं, एक को हम एनुलर वेट कहते हैं और दूसरे को हम स्लॉटेड और स्प्लिट वेट कहते हैं। एनुलर वेट कौन सा होता है? एक ऐसा वेट होता है जिसके सेंटर में एक होल होती है, तो उसको हम कहते हैं एनुलर वेट। और स्लॉटेड और स्प्लिट वेट कौन सा होता है? जिसके सेंटर में होल नहीं होता बल्कि एक स्लॉट होता है, ठीक है। वो आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक स्लॉटेड वेट कौन सा होता है। लेकिन दो किस्म की वेट्स इसमें इस्तेमाल होती है। एक आपके पास होना चाहिए एनुलर वेट, और स्लॉटेड वेट एक से ज्यादा हो सकते हैं, सेवरल स्लॉटेड वेट आपके पास हो सकती हैं, ठीक है। हर एक, चाहे आपके पास एनुलर वेट है या चाहे आपके पास स्लॉटेड वेट है, इसका वजन जो है वो 2.25 किलोग्राम के बराबर होना चाहिए एज पर द स्टैंडर्ड एशतो प्रोसीजर, ठीक है। तो एक का वजन 2.25 किलोग्राम का होना चाहिए। अब ये स्लॉटेड वेट्स या एनुलर वेट्स हम क्यों रखते हैं? बेसिकली हम ये एक लैब और को हम फील्ड के साथ मतलब फील्ड की कंडीशन को लैब की कंडीशन के साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। कैसे मिलाने की कोशिश करते हैं? यूजुअली तो हम ये सबग्रेड के लिए टेस्ट परफॉर्म करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सबग्रेड के ऊपर तो दो लेयर्स ऊपर भी होती है ना। यूजुअली सबग्रेड के ऊपर सब बेस और बेस कोर्स होता है, ठीक है। तो ये एक स्लॉटेड वेट जो है, एक वेट एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो हम मिनिमम दो स्लॉटेड वेट रखते हैं, दो से ज्यादा भी रख सकते हैं लेकिन मिनिमम दो रखते हैं। एक वेट जो है एक लेयर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो अगर दो रख रहे हैं इसका मतलब ये है कि एक वेट जो है वो सब बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा वेट जो है वो बेस कोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ आपके पास होती है सोकिंग टैंक। सोकिंग टैंक आपके पास एक कंटेनर होता है, एक ड्रम होता है, उस ड्रम में पानी होता है, ठीक है। तो वो सोकिंग टैंक आप क्या करते हैं, वो उसकी कैपेसिटी इतनी होनी चाहिए कि जब इसके अंदर आप ये मोल्ड रखते हैं तो ये मोल्ड रखने के बाद तकरीबन 1 इंच या 25 mm तक पानी का जो लेवल है वो मोल्ड के ऊपर आ जाए। समझ आ रही है नहीं? उसकी कैपेसिटी इतनी हो कि मोल्ड रखने के बाद भी पानी का जो लेवल है तकरीबन 1 इंच ऊपर हो। तो ऐसा सोकिंग टैंक आपके पास होना चाहिए। कोई बाल्टी भी आप ले सकते हैं, या हमारी लैब में इसके साथ प्रॉपर अपनी जो एक टैंक है वो इसके साथ अप्रेटिस के साथ, इस इक्विपमेंट के साथ आई है, तो हम तो वो यूज करेंगे। लेकिन लैब में, लेकिन आप अगर आपके पास नहीं है तो कोई बाल्टी या कोई आम ड्रम भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एडिशनली आपको एक ड्राइंग ओवन चाहिए, यानी ओवन चाहिए, फिल्टर पेपर्स चाहिए, आपके पास मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करने के लिए कंटेनर्स चाहिए, और आपके पास स्पून या मिक्सिंग पैन और स्ट्रेटनिंग एज, आपको ये कुछ एडिशनल चीजें आपको रिक्वायर्ड है। वन बाय वन जरा हम जाते हैं, एक एक अपरेटस को इन पिक्टोरियल व्यू में देखते हैं। यहाँ पे आप देखें, ये पूरा का पूरा एक सीबीआर अपरेटस है, ठीक है। ये एक उसके साथ प्रूविंग रिंग विद डायल गेज लगा हुआ है, ठीक है। और ये प्लंजर है, ये बीच में आपको नजर आ रहा है व्हाइट सा सिल्वर कलर में, दिस इज अ प्लंजर, ठीक है। ये प्लंजर जिसका डाया कितना मैंने आपको बताया 50 mm इसका डाया है, जो कि ये पेनेट्रेट होता है इनटू द सॉइल सैंपल, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ मोल्ड, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एक कंप्रेशन मशीन है, ठीक है। और ये इस डायल गेज में दो डायल गेजेस लगी होती हैं। एक डायल गेज आपको पेनेट्रेशन बताता है कि कितनी पेनेट्रेशन हुई है, 1 mm पेनेट्रेशन हुई है, 2 mm पेनेट्रेशन हुई है, 3 mm पेनेट्रेशन हुई है। तो एक डायल गेज आपको पेनेट्रेशन बताता है। दूसरा डायल गेज आपको रेजिस्टेंस बताता है, यानी कितनी इस सॉइल ने रेजिस्टेंस दी है, ठीक है। तो वो दो डायल गेजेस हैं, एक आपको रेजिस्टेंस बताता है कि ये सॉइल जिससे हम फिर स्ट्रेंथ डिटरमाइन करते हैं, और दूसरा डायल गेज आपको बताता है पेनेट्रेशन, कि इस सॉइल के अंदर ये प्लंजर कितना पेनेट्रेट हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज अ टिपिकल मोल्ड। यहाँ पे आप मोल्ड देख सकते हैं, ये विद बेस प्लेट। इसका जो बेस प्लेट है वो परफोरेटेड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं परफोरेटेड का मतलब क्या है कि इसमें होल्स होती हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है। और ये ऊपर जो लगा हुआ है दिस इज अ डिटैचेबल कॉलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक दूसरी तस्वीर में कि दिस इज अ मोल्ड जिसकी हाइट जो है नीचे वाली, यानी पूरी एक्चुअल मोल्ड की जो हाइट वो 175 mm होती है, और इसका जो डाया है वो 150 mm के बराबर होता है, जबकि इसकी हाइट जो है वो 50 mm के बराबर होती है। ये जो आपके पास डिटैचेबल
कॉलर है, ठीक है। अच्छा, इस इमेज में आप देख सकते हैं, ये देखें, ये आपके पास मोल्ड है, ठीक है। दिस इज अ मोल्ड विथ कॉलर। यहां पे आप देख सकते हैं ये प्लेट है जो कि परफोरेटेड होती है, बेस प्लेट। ये स्पेसर डिस्क है। स्पेसर डिस्क ये जो लगा हुआ है ऊपर, ये जो हैंडल सा है, ये सिर्फ और सिर्फ स्पेसर डिस्क को उठा के इस मोल्ड में डालने के लिए ये एक हैंडल है। ये जब आप डाल देते हैं तो ये हैंडल रोटेट होके ये इसमें से रिमूव हो जाता है। समझ आ रही है आपको? ये एक स्पेसर डिस्क है, ठीक है, जिसकी हाइट मैंने डाया सेम है इस मोल्ड के डाया की 150 mm, और इसका जो हाइट है वो मैंने आपको बताई 61 mm के बराबर होता है। ये जो ऊपर ये हैंडल लगा हुआ है, ये हैंडल रोटेट होके इसमें से रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या किया जाता है, जब भी इस मोल्ड के अंदर सैंपल डालते हैं तो सैंपल डालने से पहले क्या क्या डाल दिया, क्या ऐड करते हैं, ये स्पेसर डिस्क बेस में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जब डालने के बाद ये रोटेट कर दिया जाता है और ये जो हैंडल है वो उसमें से रिमूव कर देते हैं। यहां पे आप नीचे देख सकते हैं ये एडिशनल वेट्स हैं, एक एनुलर वेट है और एक आपके पास स्लॉटेड वेट है। एनुलर वेट जिसके दरमियान में सुराख हो, दैट वी कॉल दैट एनुलर वेट, और जिसका ये एक स्लॉट सा बना हो वी कॉल इट अ स्लॉटेड वेट, ठीक है। तो एटलीस्ट वन एनुलर वेट आपके पास होना चाहिए और कपल ऑफ स्लॉटेड वेट्स आपके पास होनी चाहिए। आप दो तो आपने यूज करनी है, एक एनुलर वेट और एक स्लॉटेड वेट। इसका वजन 2.25 किलोग्राम होता है, एनुलर वेट का भी और स्लॉटेड वेट का भी, ठीक है। तो दो आप इस पे रखते हैं। जब आप इसको फिल कर लेते हैं तो फिल करने के बाद इसको इन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब इन्वर्ट कर देते हैं और ये जब इसको फिल कर देते हैं और इसमें से ये कॉलर रिमूव कर देते हैं तो सॉइल कितना बड़ा होगा, सॉइल कितना बड़ा होगा इस सैंपल के, पूरे टॉप तक बड़ा होगा कि नहीं होगा। तो आप जब कॉलर रिमूव कर देते हैं और ये आपके पास एक स्ट्रेटनिंग एज है या नाइफ है, इसके थ्रू आप इसका सरफेस लेवल कर लेते हैं, तो ये इसके अंदर जो 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 सॉइल होगा वो कहां तक बड़ा होगा, ये इस 175 mm हाइट तक इसके अंदर सॉइल ऐड कर लेते हैं। समझ आ रही है? ये कॉलर भी रिमूव कर लेते हैं और इस कॉलर के साथ साथ जो एडिशनल सॉइल होगा वो भी इसमें से रिमूव कर देते हैं। फिर क्या किया जाता है, जब ये सॉइल पूरा टॉप तक भरा हुआ है, समझ आ रही है, अब हमने इसके अंदर ये स्लॉटेड दो वेट्स रखनी है। समझ आ रही है? अब ये दो वेट्स की जगह होगी तो हम रखेंगे ना, ये तो टॉप तक भरा हुआ है। तो क्या किया जाता है, इस मोल्ड को इन्वर्ट किया जाता है, यानी इसको उलट कर दिया जाता है। जब उलट कर दिया जाता है तो नीचे आपने क्या रखा था, स्पेसर डिस्क रखा था। अब जब वो स्पेसर डिस्क रिमूव कर देते हैं तो इसके अंदर यहां तक जो है, इसके अंदर यहां तक जगह स्पेस होता है। ये देखें, जब आप स्पेसर डिस्क रिमूव कर देते हैं तो यहां तक खाली जगह होती है। अब इस खाली जगह में ये स्लॉटेड वेट और ये दूसरा जो आपके पास एनुलर वेट है वो इसके अंदर रख दिया जाता है। अब समझ आ गई कि ये स्लॉटेड वेट क्यों रखते हैं। स्लॉटेड वेट नीचे रख दिया जाता है, तो स्पेसर डिस्क नीचे रख दिया जाता है ताकि इस मोल्ड के अंदर एक स्पेस हो। अब वो स्पेस हम क्यों छोड़ते हैं, इसलिए छोड़ते हैं कि बाद में हमने इसके अंदर ये एक एनुलर वेट और एक स्लॉटेड वेट इसके ऊपर रखना है, ठीक है। तो जब हम इसको फिल करते हैं सॉइल से, यहां जब इसको फिल किया जाता है तो फिल करने के बाद इस कॉलर को रिमूव कर दिया जाता है, तो सॉइल सैंपल कहां तक फिल होगा, यहां तक फिल होगा, ठीक है। और फिर इसके सरफेस को हम स्ट्रेटनर या नाइफ के थ्रू लेवल कर लेते हैं। तो इसके ऊपर तो जगह नहीं है इस स्लॉटेड वेट सरचार्ज वेट्स रखने की, लेकिन क्या होता है जब आप इस मोल्ड को यहां से डिटैच कर लेते हैं और इसको रिवर्स उल्टा कर लेते हैं, तो उल्टा करने के बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें से यहां नीचे से स्पेसर डिस्क रिमूव कर लेते हैं और जो जगह हमारे पास खाली होती है उसमें ये जो दो वेट्स हैं आपके पास, ये वेट्स यहां वो दो रख दिए जाते हैं। आई होप कि ये क्लियर हो गया कि स्पेसर डिस्क इसमें क्यों रखा जाता है।
यहाँ पे दूसरी तीसरी इमेज में आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आपके पास मोल्ड है, ये स्पेसर डिस्क है, ठीक है, और ये सरचार्ज वेट्स हैं, ठीक है। ये परफोरेटेड बेस प्लेट है, ये एक ट्राइपॉड है, इस ट्राइपॉड के साथ अटैच किया जाता है एक डायल गेज, जिसकी मदद से हम स्वेलिंग मालूम करते हैं। अच्छा, यहां पे आप देखें, ये अगर आपने सीबीआर के साथ साथ स्वेलिंग भी मालूम करनी है तो ये दो एडिशनल अपरेटस इसमें इस्तेमाल होंगे, ठीक है। एक ये अपरेटस जो कि है ट्राइपॉड विद अ स्पेशल डायल गेज, और एक ये है आपके पास ये एक परफोरेटेड प्लेट होती है जिसको हम कहते हैं स्वेल प्लेट। दिस इज अ परफोरेटेड प्लेट विच वी कॉल इट अ स्वेल प्लेट, ठीक है। तो अगर आपने स्वेलिंग भी मेजर करनी है, स्वेलिंग मतलब कि कितनी उसके अंदर स्वेलिंग आई है सॉइल के अंदर, तो वो स्वेलिंग फिर हम इन दो अपरेटस के थ्रू मेजर करते हैं। ये अपरेटस क्या करता है, ये स्वेल अपरेटस इस सैंपल के ऊपर पड़ा होता है, उसके ऊपर ये ट्राइपॉड रखते हैं। तो ट्राइपॉड के ऊपर तो ये डायल गेज है, तो इनिशियल रीडिंग नोट किया जाता है कि इनिशियली सॉइल का वॉल्यूम कितना है, लेवल, और फिर जब आप उसको सोकिंग कर लेते हैं यानी पानी में रखने के बाद दोबारा इसके ऊपर ये ट्राइपॉड रख दिया जाता है, तो पानी में रखने के बाद तो डेफिनेटली इसके अंदर स्वेलिंग आ गई होगी। तो वो फिर कितनी स्वेलिंग आई है वो फिर दोबारा जब ये ट्राइपॉड रख लेते हैं तो ये डायल गेज से आपको पता चल जाएगा कि पहले रीडिंग ये थी, अब रीडिंग ये है, तो इसका मतलब है कि 2 mm की स्वेलिंग हुई है, 3 mm की स्वेलिंग हुई है। तो ये इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप स्वेलिंग इसमें भी निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा फोकस जो है वो सीबीआर के ऊपर है। ये एडिशनल चीज थी जो कि जो प्रोसीजर में मेंशन थी, एसटीएम की प्रोसीजर में, इसलिए मैंने कहा आपको इन्फॉर्म जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि आप अगर स्वेलिंग मालूम करना चाहते हैं तो वो भी अगर आपके पास ये दो एडिशनल टूल मौजूद है तो आप स्वेलिंग भी मालूम कर सकते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमने अप्रेंटिस को तो देख लिया, लेकिन अब हमने सैंपल को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले क्या करेंगे, सैंपल को प्रिपेयर करना है। तो जब जो सैंपल हम लेते हैं, मैंने आपको शुरू में भी बताया कि वो सैंपल कौन सा होगा, वो सैंपल जो कि 19 mm सीव से पास होगा। तो तमाम का यूजुअली आप 35 किलोग्राम का टोटल सैंपल लेते हैं, 35 किलोग्राम का। वो 35 किलोग्राम का सैंपल ऐसा होना चाहिए कि सारा का सारा सैंपल 19 mm सीव से पास्ड हो। क्लियर? अब ये सैंपल तो बहुत ज्यादा है, समझ आ रही है ना, ये 35 किलोग्राम। इसको हम स्प्लिट कर लेते हैं। इसमें से 11 किलोग्राम, मैंने आपको बताया कि ये टेस्ट अलहदा परफॉर्म नहीं किया जाता, इस टेस्ट के साथ साथ हम कंपैक्शन टेस्ट भी परफॉर्म करते हैं, समझ आ रही है। तो कंपैक्शन टेस्ट के लिए हम क्या कर लेते हैं, वो भी तो उस कंपैक्शन टेस्ट के भी तो 3 सैंपल्स होती हैं, 3 मोल्ड्स में वो परफॉर्म करते हैं। तो तकरीबन उसके लिए 11 किलोग्राम ऑफ द सैंपल जो है वो सेपरेट कर दिया जाता है फ्रॉम दिस 35 किलोग्राम, ठीक है। तो अराउंड 20 या 21 किलोग्राम, 21 किलोग्राम तक ये सैंपल आपके पास बच जाता है, ठीक है। तो सॉरी 24, हाँ 24 किलोग्राम तक, ठीक है। अब ये जो 11 किलोग्राम है उस पे हम क्या कर लेते हैं, उस पे हम अलहदा से मॉइस्चर डेंसिटी टेस्ट यानी कंपैक्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। अब ये एजेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, रिकमेंडेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसने आपसे क्या डिमांड की है। अगर वो कहते हैं कि हमारे लिए जो कंपैक्शन टेस्ट है वो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट के थ्रू परफॉर्म करें, तो फिर आप स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट वाला मोल्ड भी इस्तेमाल करेंगे और स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट वाला जो रैमर है वो भी इस्तेमाल करेंगे। अगर वो आपको रिकमेंडेशन ये आई है कि आपने मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के थ्रू कंपैक्शन करनी है, तो फिर आपने मोल्ड भी मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का इस्तेमाल करना होगा, और जो रैमर है वो भी मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट का इस्तेमाल करना होगा। तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, हम सैंपल को स्प्लिट कर लेते हैं, उसमें से 11 किलोग्राम तकरीबन सेपरेट कर लेते हैं और उससे हम कंपैक्शन टेस्ट डिटरमाइन कर लेते हैं। कंपैक्शन टेस्ट हमें क्या बताता है, अगर आपको याद हो तो हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। उस ग्राफ में क्या होता है, आपके पास ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट यानी ओएमसी, और आप क्या कर लेते हैं, मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी गेमा डी, ठीक है। ये दो चीजें आप डिटरमाइन कर लेते हैं। तो इस कॉम्पैक्शन टेस्ट से हम गेमा डी और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट सबसे पहले डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है। ये जब आपके पास
ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट और गामा डी आ जाती है, फिर आप क्या करते हैं, ये जो रिमेनिंग सैंपल है यानी उसमें से 35 किलोग्राम में से ये उसके 3 रिप्रेजेंटेटिव पोर्शंस आप बना लेते हैं, यानी उसमें से आप 6.8 किलोग्राम का एक एक सैंपल, 3 सैंपल्स आप ले लेते हैं। समझ आ रही है? यानी इस 11 किलोग्राम से तो आपने कंपैक्शन टेस्ट किया, उससे ओएमसी और गामा डी निकाला, उसके बाद जो रिमेनिंग सैंपल है उसमें चूंकि हम ये टेस्ट 3 मोल्ड्स में परफॉर्म करते हैं, 3 मोल्ड हमारे पास होती हैं, 3 सैंपल हम लेते हैं, तो एक एक सैंपल के लिए हम कितना मास या कितना वेट ऑफ द सैंपल ले लेते हैं, 6.8 किलोग्राम का। समझ आ रही है? 6.8 किलोग्राम का एक सैंपल, 6.8 किलोग्राम का दूसरा सैंपल और 6.8 किलोग्राम का, इस तरह एक सैंपल मोल्ड में, दूसरा सैंपल मोल्ड में और तीसरा सैंपल मोल्ड के लिए। तो एक में भी 6.8 किलोग्राम, दूसरे में भी 6.8 किलोग्राम और तीसरे में भी 6.8 किलोग्राम। इज दिस क्लियर? ओके, तो ये तो आपके पास सैंपल जो है वो आपने रेडी कर लिया, उससे पहले आपने ओएमसी गामा डी डिटरमाइन किया और फिर हर एक के लिए 6.8 किलोग्राम का सैंपल जो था वो अलहदा कर लिया। अब ये जो 6.8 किलोग्राम का सैंपल आपने अलहदा किया है, उसमें क्या किया जाता है, ये तरीका खैर मैंने यहां पे लिखा है, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज आपको एक्सप्लेन कर लूं। इससे पहले ये हम गामा डी और ओएमसी हम क्यों डिटरमाइन करते हैं? इसलिए डिटरमाइन करते हैं ये जो सीबीआर टेस्ट है ये उस सॉइल पे हो, स्ट्रेंथ हम मालूम करना चाहते हैं उस टाइम पे जब सॉइल की डेंसिटी मैक्सिमम हो। समझ आ रही है? लूज सॉइल के लिए नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि हम स्ट्रेंथ डिटरमाइन करें फॉर द सॉइल सैंपल उस टाइम पे जिस टाइम पे इसकी डेंसिटी यानी इसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो। समझ आ रही है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ हमें तब देगा जब ये फुली कंपैक्टेड होगा ना। ठीक है, तो ये फुली कंपैक्टेड गामा डी मैक्सिमम डेंसिटी आपको कब आएगी? जब आपके पास, जब उसके साथ एक राइट अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इसमें ऐड करेंगे, विच इज ओएमसी, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट। तो ऑप्टिमम हम क्या कर लेते हैं, ये जो 6.8 किलोग्राम का सैंपल है, इस 6.8 किलोग्राम के सैंपल में अलहदा अलहदा इतना पानी ऐड कर लेते हैं जो इस ओएमसी के बराबर हो बाय वेट। क्या, कैसे बाय वेट ओएमसी के बराबर लेते हैं? इस तरह लेते हैं, अगर आप इफ एनीबडी नोज, अगर वो मुझे रिस्पॉन्ड कर दें तो ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सर ये बाय वेट ये परसेंटेज में आएगा तो उसके परसेंटेज के मुताबिक ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन ये परसेंटेज में तो आएगा। लेट सपोज ओएमसी मेरे पास आ गया, ये गामा डी आया, ठीक है, जो भी गामा डी है, और ओएमसी मेरे पास आ गया लेट सपोज 12%। ओएमसी मेरे पास आ गया 12%, तो इसमें सॉइल सैंपल मेरे पास है 6.8 किलोग्राम। इस 6.8 किलोग्राम में कितना पानी मैं ऐड करूंगा कि ये उसमें ओएमसी के बराबर मॉइस्चर आ जाए? सर वाटर का यूनिट वेट हमें पता है ना? आई थिंक नहीं, इसका यूजुअली हम ये लेते हैं बाय वेट। समझ आ रही है? बाय वेट का क्या मतलब है कि इस 6.8 का हम क्या मालूम कर लेते हैं, 12%। इस 6.8 का हम 12% मालूम करते हैं, तो आप जरा मालूम करें 6.8 का 12%, या ग्राम में लें या किलोग्राम में लें, जैसे भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो 0.816 किलोग्राम। 0.816 किलोग्राम। ठीक है, तो आप क्या लेते हैं, आप एक कंटेनर में कितना पानी लेंगे? एक कंटेनर में आप लेंगे 0.816 किलोग्राम वजन के हिसाब से, बाय वेट हम लेते हैं। ठीक है, इतना पानी लेंगे, वो इसके साथ मिक्स करेंगे। जब इसके साथ थॉरली मिक्स करेंगे तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर इतना मॉइस्चर आ जाएगा जो कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बराबर होगा। अब समझ आ गई? अब अगर ये ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आपके पास आ गया है लेट सपोज 6%, जितना भी आपके पास आ रहा है,
तो फिर इस 6.8 किलोग्राम का आपने निकालना है 6% बाय वेट। वो जितना वेट आपके पास आ जाएगा उतना पानी आपने इस 6.8 किलोग्राम सॉइल सैंपल के साथ ऐड कर लेना है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ये जरूरत है कि व्हाई वी आर डिटरमाइनिंग द ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, बिकॉज हम चाहते हैं कि हम ये टेस्ट, ये सीबीआर जो हम परफॉर्म करें वो मैक्सिमम ड्राई डेंसिटी के ऊपर परफॉर्म करें, ताकि हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ का पता चल जाए कि ये सॉइल हमें मैक्सिमम या अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना दे सकता है। क्लियर होगी? और वो तभी देगा जब ये कॉम्पैक्टेड होगा प्रॉपरली, 95% टू 100% इसके अंदर कंपैक्शन होगी, और वो कंपैक्शन 100% तक तभी पहुंचेगी जब इसमें हम ओएमसी के मुताबिक ओएमसी के बराबर पानी ऐड करेंगे। क्लियर हो गया? तो इस वजह से सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें कॉम्पैक्शन टेस्ट परफॉर्म करते हैं, और उस कंपैक्शन टेस्ट से हम ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं, और उस ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बराबर पानी फिर हम एक एक सैंपल में ऐड कर लेते हैं। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर, एक क्वेश्चन है सर। जी मैं सर, अगर हम स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी या मॉडिफाइड प्रॉपर्टी टेस्ट से हमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ मिलता है और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट भी मिलता है, तो हमें क्या जरूरत है कि सीबीआर से भी हम स्ट्रेंथ फाइंड करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास एक वैल्यू तो मौजूद है। नहीं मेरे भाई, वो जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट आपको मिलता है और गामा डी मिलता है वो डिफरेंट चीज है। वो उसका मेन एम जो है वो कंपैक्शन है, कि कितनी मैक्सिमम कंपैक्शन हम अचीव कर सकते हैं। जब आप फील्ड में डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल देते हैं तो हर एक लेयर को प्रॉपरली कंपैक्ट किया जाता है। समझ आ रही है? तो ये जो टेस्ट हैं, जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर है या मॉडिफाइड प्रॉक्टर है, उसका मेन एम स्ट्रेंथ डिटरमाइन करना नहीं है। उसका मेन एम जो है वो कंपैक्शन है, कि हम कितना मैक्सिमम कंपैक्शन तक जा सकते हैं। समझ आ रही है? जबकि सीबीआर का मेन एम जो है वो स्ट्रेंथ डिटर्मिनेशन है, और यही स्ट्रेंथ फिर हम आगे जाके डिजाइन में यूज करते हैं, और उसी की बेस पे बाकी तमाम लेयर्स की स्ट्रेंथ थिकनेसेस को डिटरमाइन किया जाता है। तो दोनों डिफरेंट चीजें, एक डिजाइन में यूज होता है और दूसरा तो सिर्फ कंपैक्शन के लिए है जो कि फील्ड में इस्तेमाल होता है। इज दिस क्लियर नाउ? यस सर, थैंक यू। हाँ, अच्छा, तो आई होप कि यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब हमारे पास 3 सैंपल्स आ गए हैं। ठीक है, एक सैंपल भी 6.8 किलोग्राम का है, दूसरा सैंपल भी 6.8 किलोग्राम का है, और तीसरा सैंपल भी 6.8 किलोग्राम का है। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ये जो पहला सैंपल है उसमें हम हर एक लेयर को 10 ब्लोज देते हैं। ये बात आप याद रखें। समझ आ रही है? जब कंपैक्शन टेस्ट का किस्सा खत्म हो गया, कंपैक्शन टेस्ट में तो या 25 ब्लोज देते हैं या 56 ब्लोज देते हैं, उसका किस्सा खत्म हो गया। हम अब सीबीआर की तरफ आ गए। तो सीबीआर में आपने मॉइस्चर ऐड कर लिया। मॉइस्चर ऐड करने के बाद आप क्या कर लेते हैं, फिर उसको मोल्ड में डालते हैं ना, जो सीबीआर वाला मोल्ड है। तो जब आप सीबीआर मोल्ड में ऐड करते हैं तो सीबीआर मोल्ड में आप यूजुअली 3 लेयर्स में आप ऐड कर रहे होते हैं सॉइल। अब पहले मोल्ड में जब 3 लेयर्स ऐड करते हैं तो हर एक मोल्ड को आप देते हैं 10-10 ब्लोज। समझ आ रही है? फिर आप जब दूसरा मोल्ड फिल करते हैं तो हर एक लेयर को देते हैं आप 30-30 ब्लोज। ठीक है, और फिर जब आप तीसरे लेयर में सॉइल सैंपल, तीसरे मोल्ड में सॉइल सैंपल ऐड कर रहे होते हैं तो उसमें देते हैं आप 65-65 ब्लोज। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो ये 3 स्पेसिमेंस हम लेते हैं और हर एक को डिफरेंट ब्लोज आप देते हैं विद रैमर। ठीक है, और वो रैमर का मैंने आपको बताया कि अगर आपने इसके साथ मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट यूज किया है तो रैमर भी मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट वाला होगा। अगर आपने जो स्टैंडर्ड प्रॉक्टर टेस्ट का कंपैक्शन यूज किया है तो रैमर भी यहाँ पे भी जो ब्लोज देंगे वो फिर स्टैंडर्ड प्रॉक्टर या मॉडिफाइड प्रॉक्टर टेस्ट के मुताबिक ही देंगे। ठीक है, अब आप सबसे पहले आपने क्या करना है, जो एम्प्टी मोल्ड है विद बेस प्लेट उसका वेट लेना है। ये जो एम्प्टी मोल्ड है, ये सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 क्या होगा, आपने इस कॉलर के बगैर इसका वेट करना है और अपने पास नोट करना है कि व्हाट इज द वेट ऑफ द एम्प्टी मोल्ड। क्लियर हो गया? विद बेस प्लेट। उसके बाद स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, इंसर्ट द स्पेसर डिस्क इनटू द मोल्ड एंड कोर्स फिल्टर पेपर ऑन द टॉप ऑफ द डिस्क। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है,
स्टेप नंबर 2 में आपने ये जो स्पेसर डिस्क है ये आपने डाल देनी है इनसाइड द मोल्ड। ठीक है, जब आप स्पेसर डिस्क डाल देते हैं तो स्पेसर डिस्क के ऊपर के टॉप पे आप एक फिल्टर पेपर रख देते हैं। क्लियर हो गया? स्टेप नंबर 2 क्या है? इंसर्ट द स्पेसर डिस्क इनटू द मोल्ड एंड प्रोवाइड a filter paper on the top of that spacer disk। क्लियर हो गया? स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 में आपने क्या करना है, आपने वो सैंपल, तो ये ऑलरेडी ये स्टेप मैंने पहले एक्सप्लेन किया है कि आप क्या कर लेते हैं, जो सैंपल है आपके पास उसमें आपने पानी ऐड करना है और इतना पानी ऐड करेंगे कि ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बराबर पानी आपने इसमें ऐड कर लेना है। तो वो इससे पहले ये स्टेप जो मैंने एक्सप्लेन किया सैंपल प्रिपरेशन में ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो जब आप इसको थॉरोली मिक्स करेंगे और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट के बराबर इसमें पानी ऐड करेंगे तो वो सॉइल सैंपल फिर आपने ऐड कर देना है इनटू द मोल्ड इन 3 लेयर्स। अब आपने 3 लेयर्स में डालना है। पहले मोल्ड में हर एक लेयर को 10-10 ब्लोज, दूसरे मोल्ड में हर एक लेयर को 30-30 ब्लोज और तीसरे मोल्ड में हर एक लेयर को 65-65 ब्लोज। इज दिस क्लियर? ठीक है, जब आप ऐड कर देते हैं इसमें सॉइल सैंपल, ठीक है, यानी इसमें आपने सॉइल सैंपल भी ऐड कर दिया है इनटू 3 लेयर्स। अब आपके पास कुछ सॉइल सैंपल बाहर भी पड़ा होगा ट्रे में जिसमें आपने मॉइस्चर ऐड किया है, तो एहतियातन क्या कर लेते हैं, आप साथ साथ जो है मॉइस्चर कंटेंट भी मालूम कर चेक कर रहे होते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। तो आप उसी सैंपल में से जिससे आपने मोल्ड को फिल किया है उससे थोड़ा सा सॉइल सैंपल लेते हैं और उसका फिर मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं, जो कि आपने सॉइल 1 लैब में पढ़ा था कि किस तरह हम मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन करते हैं। तो स्टेप नंबर 3 क्या है, जब आपने मोल्ड को फिल कर लिया तो उसी सॉइल से हमने थोड़ा सा सैंपल लेना है और उसका फिर हमने मॉइस्चर कंटेंट डिटरमिनेशन के लिए ओवन में रख देना है। अच्छा, फिर आपने क्या कर देना है, इसमें से ये कॉलर जो होगा वो आपने रिमूव कर देना है और कॉलर रिमूव करने के बाद इसके सरफेस को ट्रिम कर देना है ताकि आपका टॉप जो है सरफेस लेवल हो जाए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, आप जब इसको फिल करेंगे तो इससे ये कॉलर रिमूव करें और ये जो ऊपर सॉइल होगा वो भी आप रिमूव करें और इसके सरफेस को बिल्कुल परफेक्टली स्ट्रेट कर दें। क्लियर हो गया? जब आप इस सरफेस को परफेक्टली क्लियर कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेप आपने क्या कर लेना है, आपने अब इसमें से ये आपने क्या कर देना है, आपने ये जो मैंने ये स्टेप यहां पे आपको बताया ये डिटैच कर देना है। इससे ये नीचे वाला बेस प्लेट जो है, कॉलर भी आपने रिमूव कर दिया, ये जो एक्चुअल मोल्ड है वो बेस प्लेट से भी आप डिटैच कर लेते हैं। डिटैच करने के बाद आप इसको उलट कर देते हैं, इसको इन्वर्ट कर देते हैं। इन्वर्ट करने के बाद आप सॉइल्स का जो टॉप लेयर है वो नीचे चला जाएगा। समझ आ रही है? और जो स्पेसर डिस्क है जो आपने नीचे रखा था वो ऊपर आ जाएगा। तो ऊपर जब आ जाएगा तो वहां से आपने क्या कर देना है, स्पेसर डिस्क को रिमूव कर देना है। लेकिन एक बात आपने ध्यान में रखनी है, जब आप इसको इन्वर्ट करेंगे, उलट करेंगे, तो ये जो टॉप सरफेस है जब आप इसको बेस प्लेट पे रखोगे तो बेस प्लेट पे रखने से पहले आपने क्या रखना है, यहाँ पे एक फिल्टर पेपर यहाँ पे नीचे रखना है। क्लियर हो गया? फिल्टर पेपर नीचे रखेंगे, फिर इसको रिवर्ट करेंगे और यहाँ पे इसको इस बेस प्लेट के ऊपर ये रख देंगे। फिर दोबारा आपने इसके साथ अटैच कर देना है, 1 मिनट, फिर आपने दोबारा इसके साथ अटैच कर देना है। ये टॉप पे आपके पास एक जो कॉलर जो स्पेसर डिस्क है वो टॉप पे आ जाएगा। वो स्पेसर डिस्क आपने इसमें से रिमूव कर देना है। वो स्पेसर डिस्क रिमूव करने के बाद आपने उसकी जगह क्या रखना है, उसकी जगह ये 2 वेट्स रख देने हैं। क्लियर हो गया? तो 1 मिनट यहाँ पे मैं ऑलरेडी ये प्रोसीजर क्लियर कर दूं, फिर अगर किसी का कोई सवाल है देखिए आस्क मी। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा है, देखें, रिमूव द स्पेसर डिस्क। तो स्पेसर डिस्क कैसे रिमूव करेंगे, जब आप मोल्ड को इन्वर्ट करेंगे। क्लियर हो गया? तो मोल्ड को इन्वर्ट कर देना है और स्पेसर डिस्क को आपने रिमूव कर देना है। लेकिन जब स्पेसर डिस्क को रिमूव करते हैं तो उससे पहले आपने प्लेस अ कोर्स फिल्टर पेपर ऑन द परफोरेटेड बेस प्लेट।
यानी इन्वर्ट करने से के बाद आपने परफोरेटेड बेस प्लेट पे रखने के से पहले आपने नीचे उसका एक फिल्टर पेपर जरूर रखना है। फिर उसके बाद आप जब फिल्टर पेपर रख देते हैं तो डिटरमाइन द मास ऑफ द मोल्ड विथ स्पेसिमेन, यानी पहले तो आपने एम्प्टी वेट किया था ना सिर्फ मोल्ड का, फिर जब आपने इसको जब फिल किया सॉइल सैंपल के बाद तो यानी अभी आपने वेट्स नहीं रखे, एक बात मैं बता रहा हूं, वेट अभी आपने वो सरचार्ज वेट्स नहीं रखे, सिर्फ मोल्ड का वेट एम्प्टी आपने किया था, फिर मोल्ड को सैंपल से फिल करने के बाद दोबारा आपने उसका वेट कर देना है। तो ये दोनों वेट्स आपने अपने पास नोट डाउन करने हैं, ठीक है। जब आप नोट डाउन कर लेते हैं तो आप क्या कर लेते हैं, इस सॉइल सैंपल को 96 आवर्स के लिए यानी 4 डेज के लिए आप सोकिंग उसका करते हैं, यानी इसका जो सोकिंग पीरियड है तो 96 आवर्स यानी 4 डेज के लिए आप इसको पानी में रख देते हैं। क्लियर हो गया। लेकिन पानी में रखने से पहले आप इसके ऊपर एक स्विल प्लेट भी रख लेते हैं, और स्विल प्लेट के साथ साथ आप ये जो दो वेट्स हैं, एनुलर वेट्स और सरचार्ज वेट्स, ये दोनों भी उसके ऊपर रख देते हैं। क्या मतलब हुआ, सॉइल सैंपल को आपने मोल्ड को फिल किया, मोल्ड को फिल करने के बाद आपने क्या किया, इसके ऊपर आपने ये प्लेट रखी, ये जो प्लेट है इसको हम कहते हैं स्वेल प्लेट, ये स्वेल प्लेट रखी इसके टॉप पे, और फिर ये दो वेट्स रख दिए, ये जो दो वेट्स हैं आपके पास ये दो भी रख दिए, और फिर इस पूरे प्लेट को, ये कॉलर नहीं है, ये पूरे मोल्ड प्लस कॉलर बेस प्लेट प्लस स्वेल प्लेट, ये स्वेल प्लेट है, प्लस आपने ये दो सरचार्ज वेट्स, ये तमाम का तमाम पूरा का पूरा यूनिट आपने जाके पानी के कंटेनर में रख देना है। ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग, फॉर अबाउट 4 डेज या 96 आवर्स। ठीक है। जब ये आपके पास 96 आवर्स पूरे हो जाते हैं तो फिर आपने रिमूव द स्पेसिमेन फ्रॉम द सोकिंग टैंक, आपने इसको सोकिंग टैंक से बाहर निकाल लेना है। सोकिंग टैंक से बाहर निकाल के आपने तकरीबन 15 मिनट्स के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है, ताकि उसमें से जितना भी ऊपर नीचे पानी है वो ड्रेन आउट हो जाए, वो निकल जाए। समझ आ रही है आपको। जब ये पानी ड्रेन आउट हो जाए, अब आपका सैंपल रेडी है और उसके ऊपर अब आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो टेस्ट परफॉर्म करने के लिए फिर आप क्या करते हैं, आप इसको टेस्टिंग मशीन में रखते हैं और प्लंजर को लाके इन कांटेक्ट कर देते हैं विद द सॉइल सैंपल। आप मशीन को स्टार्ट कर लेते हैं। जब मशीन स्टार्ट हो जाता है तो हर एक 0.5 mm पेनिट्रेशन पे आप नोट कर रहे होते हैं लोडिंग। ठीक है। पहले रीडिंग आप लेते हैं 0.5 पेनिट्रेशन पे, दूसरी आप 1 पे, तीसरी आप 1.5 पे, चौथी आप 2 पे, और इस तरह 2.5, 4, 5, 7.5 और अप टू 12.5 तक आप रीडिंग्स ले रहे होते हैं। ठीक है। जो हमें रीडिंग चाहिए वो 2.5 और 5 की चाहिए, लेकिन हम इतने ज्यादा क्यों लेते हैं, क्योंकि ये रीडिंग हम डायरेक्टली यहां से नहीं लेते, बल्कि हम ग्राफ बनाते हैं इन तमाम वैल्यूज के, यानी इन पेनिट्रेशन वर्सेस द लोड्स, पेनिट्रेशन वर्सेस लोड के अगेंस्ट ग्राफ बनाते हैं, और फिर उस ग्राफ से हम मालूम करते हैं कि 2.5 के अगेंस्ट कितनी लोडिंग है और 5 के अगेंस्ट कितनी लोडिंग है। समझ आ रही है। ठीक है। तो जब आपके पास लोडिंग आपके पास आ जाएगी तो आपने फिर क्या करना है, ये फार्मूला है, फार्मूले में डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जो रिजल्ट से लोडिंग आई है डिवाइडेड बाय द स्टैंडर्ड लोड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज में आपके पास वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट वुड बी द सीबीआर वैल्यू। ठीक है। ये स्टैंडर्ड लोड्स आपको मुख्तलिफ यूनिट्स में गिवन है। अगर आपने 2.5 mm पे स्टैंडर्ड लोड 70 लेते हैं किलोग्राम पाउंड्स पर सेंटीमीटर, फीट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये यूनिट भी आप ले सकते हैं। अगर आपने किलोग्राम में लेना है तो वो 1370 है। पीएसआई में भी इसकी यूनिट्स अवेलेबल है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा इन टर्म्स ऑफ पीएसआई। ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो डायल गेज है वो कौन सी यूनिट्स में रीडिंग दे रहा है। तो जोन सी यूनिट में डायल गेज रीडिंग दे रहा है उसी यूनिट के स्टैंडर्ड वेट का जो पेनिट्रेशन है स्टैंडर्ड मटेरियल का, वो भी आपने
उस यूनिट में यूज करना है। मैं आपके साथ H2 वाली फाइल ऐड करूंगा। उस H2 वाली डॉक्यूमेंट में तमाम यूनिट्स के लिए बताया गया है कि PSI में कितने वैल्यू होंगे और इस तरह किलोग्राम में कितना होगा और मुख्तलिफ यूनिट्स में जो है वो कितनी उसकी वैल्यूज होंगी। ठीक है। अच्छा, लास्ट दो चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है, वो ये है CBR के हवाले से कि जब भी आप CBR डिटरमाइन करते हैं तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में, बल्कि हर केस में, आपके पास जो 2.5 mm पेनिट्रेशन के लिए जो वैल्यू आएगी वो हमेशा ग्रेटर आएगी। समझ आ रही है? और वही ग्रेटर वैल्यू आपने यूज करनी है फॉर डिजाइन पर्पस। लेकिन हम 5 के साथ साथ 5 मिलीमीटर के लिए भी मालूम कर रहे होते हैं, ठीक है, लेकिन 5 मिलीमीटर की हमेशा कम आती है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि अगर किसी केस में आपके पास 5 मिलीमीटर के लिए वैल्यू ज्यादा आ जाती है, तो तब आपने क्या करना है, इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग और आपने पूरा का पूरा टेस्ट जो है वो रिपीट करना होगा। इफ द वैल्यू फॉर 5 मिलीमीटर इज ग्रेटर देन द 2.5 मिलीमीटर। क्लियर होगी बात? लेकिन अब जब आप टेस्ट रिपीट भी कर लेते हैं और तब भी दोबारा भी आपके पास 5 मिलीमीटर की वैल्यू ग्रेटर आ जाती है, तो फिर जो है आपने जो फाइनल वैल्यू यूज करनी है वो वही यूज करनी है जिसके लिए ग्रेटर आई है, और वो 5 मिलीमीटर के लिए। ठीक है, तो दोबारा मैं रिपीट कर देता हूं, आपने 2.5 mm के लिए वैल्यू यूज करनी है, वही हमेशा ग्रेटर आती है। लेकिन अगर किसी केस में आपके पास 5 mm की वैल्यू ग्रेटर आ जाती है, तो फिर 5 mm की वैल्यू के लिए फिर आपने इस टेस्ट को रिपीट करना होगा। ठीक है, अगर दोबारा भी 5 mm के लिए ग्रेटर आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि वही ट्रू रिजल्ट है और फिर वही 5 mm वाली वैल्यू जो है वो गवर्न करेंगी एंड वही यूज होगी फॉर डिजाइन पर्पस। ठीक है, सो दैट वाज ऑल अबाउट द CBR टेस्ट। ठीक है, थोड़ा बहुत आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आई विल शेयर द वीडियो लिंक। ठीक है, जिस जो 56 मिनट्स की वीडियो लिंक है, अगर आप उसको देखते हैं तो आई होप कि आपको बाकी चीजें भी क्लियरली समझ आ जाएगी। अगर किसी का कोई सवाल है तो 1 by 1 यू कैन आस्क, और फिर जो है हम वी विल लीव द मीटिंग। थैंक यू सो मच।